नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी डिफरेंसेस होंगे उन सबको डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम की हेल्प से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आइए इसको टेबुलर फॉर्म में स्टडी करते हैं वन बाय वन। Call by value, it is also known as pass by value, and call by reference is also known as pass by reference or pass by address. तो देखिए कॉल बाय वैल्यू में पास द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या पास करेंगे, एड्रेस। तो कॉल बाय रेफरेंस में पास द एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, मतलब मैं अपनी कॉपी आपको दे रहा हूं या मेरी कॉपी का एड्रेस आपके पास है। तो कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें, चेंजेस मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर्स डू नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो फॉर्मल पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि जो हम कॉल्ड पार्ट में यूज कर रहे हैं, और एक्चुअल पैरामीटर का मतलब क्या है, जो कॉलिंग पार्ट में हम पास कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लर्निंग आउटकम में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं, चेंजेस मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर्स अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर्स। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल कॉपी पे काम कर रहे हैं। आई मीन वी आर वर्किंग ऑन द ओरिजिनल डाटा, एक्चुअल डाटा, बट इन दिस केस वी आर वर्किंग ऑन द फॉर्मल डाटा। ठीक है, अगर हम कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं तो पासिंग ऑफ पैरामीटर इज टाइम कंज्यूमिंग एज द डाटा साइज इंक्रीजेस। क्यों? उसको एक्चुअल जो वेरिएबल है, जो आपने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास किया, उनको अलग सेव रखना है, और जो कॉपी आप क्रिएट, जिसकी कॉपी पे काम कर रहे हो, उसके लिए जो वेरिएबल्स आपने यूज करी है उसको सेपरेट रखना है। तो इस तरीके से डाटा का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आइए देखते हैं कॉल बाय एड्रेस। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इन केस ऑफ कॉल बाय एड्रेस द साइज ऑफ पैरामीटर डज नॉट अफेक्ट टाइम फॉर ट्रांसफरिंग द रेफरेंस। उसमें कोई जरूरत ही नहीं होगी, वो तो सिंपल उसको एड्रेस है तो उसी पे वो काम कर रहा है। मान लिया आप अगर एक्सेस कर रहे हैं और मैं सिर्फ सपोज करो मेरा एक डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में है और उसी का एक्सेस आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उसी पे क्या कर देंगे, अपडेशंस परफॉर्म कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। तो देखिए कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स आर सिक्योर्ड क्योंकि उसकी एक्सेस नहीं है कॉल्ड पार्ट के पास, एंड रिटर्न्स वन पैरामीटर और वैल्यू। क्या रिटर्न करेगी, या तो वन पैरामीटर या वन वैल्यू रिटर्न करेगी इस केस में, इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। और अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न के बारे में जो बेनिफिट मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस टॉपिक कि हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। देयर इज ए इनडायरेक्ट प्रोविजन, और वो इनडायरेक्ट प्रोविजन क्या है, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। सो इट हेल्प्स टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज और पैरामीटर्स। सो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूँ स्वैपिंग का। स्वैपिंग वाले कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था जब हमने एल्गोरिथम वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो कैसे हम स्वैपिंग कर सकते हैं, यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल और विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, किसी का भी यूज करके। लेकिन हमारा इस सेशन में आई मीन इस लर्निंग आउटकम में जो ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस वर्क्स। तो आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट ये देखिए आपका कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है, जिसमें हमने स्वैप एक फंक्शन ले लिया जिसका काम है टू वैल्यूज को स्वैप कराना या एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे हमने टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से किया दोनों का, दिस इज द स्वैप फंक्शन। ये तो आपको अंडरस्टूड है कि भाई हमने टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करके स्वैप किया। यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने पहले टॉपिक में बताया था। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल कंसीडर कर लिया है, क्योंकि अगर हम फंक्शन को पहले डिफाइन कर देते हैं या उसको कॉल्ड पार्ट को पहले दे देते हैं और कॉलिंग को बाद में, देन देयर इज नो नीड ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन ही रिप्रेजेंटेशन है। कंपाइलर को पता चल गया कि ये फंक्शन कहीं पे यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि यूज हुआ है। सो void main, उसके अंदर टू वेरिएबल्स लिया आपने, उनकी वैल्यूज को पास कर दिया, स्वैप फंक्शन का यूज किया और आफ्टर स्वैप वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करता हूँ, ये पहले इसी के आउटपुट को समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। किसको डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द कॉल बाय रेफरेंस। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे एंड से यू आर राइटिंग कंट्रोल प्लस F9, तो आपकी ब्लैक विंडो आएगी, और जब ब्लैक विंडो आएगी इट विल लुक लाइक, तो आप तो ये जानते हैं कंपाइलर अपना कंपाइलेशन कहां से शुरू करता है, मेन फंक्शन से। कहां से शुरू करेगा कंपाइलर अपना कंपाइलेशन, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन को जब वो रीड करना शुरू करेगा इस तरह से, तो जैसे फर्स्ट प्रिंटअप आएगा तो उसमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर A एंड B। तो जैसे आपने डबल कोट में लिखा होगा एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
स्कैनफ की हेल्प से यू विल बी एबल टू इनपुट 2 डिफरेंट वैल्यूज। से मैंने यहाँ पे इनपुट करा दिया 10 स्पेस 20, तो ऑटोमेटिकली जो ए 10 वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में, और 20 किस में चली जाएगी, बी में। ये बात समझ में होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे 10 है, ये 20 इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए, ये एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो जाएंगे। लेकिन कंपाइलर को ये नहीं पता, कंपाइलर को ये नहीं पता स्वैप फंक्शन क्या है। तो जैसे ही कंपाइलर स्वैप को रीड करेगा, कंपाइलर का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे स्वैप डिफाइंड है। तो कंपाइलर स्वैप को रीड करेगा। स्वैप को रीड करने के बाद ये वैल्यूज यहाँ पे रिसीव होंगी, यहाँ पे 10 रिसीव होगा और यहाँ पे 20 रिसीव होगा। तो मैंने बताया था दिस आर दी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, दे मे हैव द सेम नेम। आप ए बी की जगह XY भी यूज कर सकते थे, तो भी प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 10 और 20 आ गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे t की वैल्यू 10 हो जाएगी, आपने देखा जी t की वैल्यू 10 हो गई, a की वैल्यू b हो जाएगी 20 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो आपकी ये जो वैल्यूज चेंज हुई हैं, ये जो वैल्यूज चेंज हुई है कहां पे हुई है, इन द कॉल्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन जब कंपाइलर ये काम कंप्लीट करने के बाद कंपाइलर फिर से इस printf को रीड करेगा। इसको रीड करेगा, भाई स्वैप को तो उसने वहां पे देख लिया कि अच्छा स्वैप का ये मीनिंग है। अब वो printf को रीड करेगा, मैसेज आएगा आफ्टर। देखिए मैंने न्यू लाइन यूज नहीं किया है, लेकिन चलो मैं कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे न्यू लाइन यूज कर लिया, तो नई लाइन में मैसेज आएगा आफ्टर स्वैप। क्या मैसेज आएगा जी, आफ्टर स्वैप a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चेंजेस आपने स्वैप फंक्शन में किए हैं कॉल्ड पार्ट में, उसका इंपैक्ट कॉलिंग पार्ट में नहीं पड़ेगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं जब से हमने पैरामीटर पासिंग टेक्निक को स्टडी करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, आप ये मत समझना कि सर ने ए बी लिया था और ए बी वहां पे पास कर दिया, ये तो ऑप्शनल है। आप ए बी भी यूज करें, लेकिन वो ट्रीट उसको ऐसे ही करेगा कि दिस इज द कॉपी। वो क्या ट्रीट करेगा, भाई आप चाहे मेरे वाले डॉक्यूमेंट की कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लें, तो लेकिन वो कॉपी क्या रहेगी, कॉपी ही रहेगी डाटा की, वो ओरिजिनल नहीं रहेगी। इन द सेम वे अगर आप सेम वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं इन द कॉल्ड पार्ट या डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज। क्योंकि इस वाले जो कॉलिंग पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये वैल्यूज को स्वैप नहीं कराएगा, एज इट इज वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर इन्हीं वैल्यूज को मैं ए और बी को अगर यहां पे प्रिंट कराता, अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता तो यहां पे इसको चेंज्ड वैल्यूज मिलती, ए की वैल्यू 20 और बी की 10, लेकिन ये कॉलिंग पार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो जब हम एड्रेस पास करेंगे तो ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम है कॉल बाय रेफरेंस से। रेफरेंस का मतलब होता है, देखिए एड्रेस, यहां पे हमने एड्रेस पास कर दिया, और एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए वी नीड पॉइंटर वेरिएबल। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वी नीड पॉइंटर वेरिएबल। सो पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। पॉइंटर एड्रेसेस के साथ डील करते हैं, इसलिए पॉइंटर को भी हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर का मीनिंग भी अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो उसका सिनोनिम भी एड्रेस ही है। सो पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए कंपाइलर इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। आप लिखेंगे, वैसे जब पॉइंटर हम स्टडी करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, बट यहां पे तो सिंपल हम एड्रेस के साथ डील करते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि टू डील विद द एड्रेसेस वी नीड पॉइंटर वेरिएबल। ये क्या है, सिंगल पॉइंटर है। तो देखिए इसको कंपाइलर रीड करेगा, मेन से अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, मेन के बाद उसको फर्स्ट प्रिंटफ मिलेगा। सो एंटर ए एंड बी, ठीक है जी, एंड बी मिल गया। अब क्या होगा, स्कैनफ के थ्रू आप वैल्यूज को इनपुट करा देंगे। एंटर करके प्रेस करके आपने 10 और 20 को इनपुट करा दिया। अब यहाँ पे जो ये 10 और 20 है, ये 10 और 20 वैल्यूज पास नहीं हो रहे, इनके एड्रेसेस पास हो रहे हैं। क्या पास हो रहे हैं, एड्रेसेस पास हो रहे हैं। और जैसे ही कंपाइलर देखता है कि भाई ये स्वैप कोई फंक्शन है, तो कंपाइलर का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है उस फंक्शन की डेफिनेशन पे। कंपाइलर इसको रीड करेगा, जब इसको रीड करेगा स्वैप को, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो x ने क्या किया, x इज ए पॉइंटर वेरिएबल, और उसके बाद एड्रेस किसका, a का। x कंटेन्स द एड्रेस ऑफ a एंड y कंटेन्स द एड्रेस ऑफ b। तो ये एड्रेसेस के साथ डील करने का मतलब है कि उन्हीं वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द सेम वैल्यूज। तो जो शिफ्टिंग भी होगी वो उनकी ओरिजिनल लोकेशन पे होगी। कहां पे होगी, ओरिजिनल लोकेशन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, b भी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20 है, सपोज करो इसका एड्रेस 100 है और इसका एड्रेस क्या 200 है। ये क्या हो गया, इसके एड्रेसेस हो गए। अब जो मैंने पास किए हैं यहाँ पे, x के पास क्या है, एड्रेस ऑफ a, तो इसका मतलब x के पास एड्रेस का मतलब क्या हो गया, x के पास है 100 और y के पास क्या है 200।
दीज आर द एड्रेस, दैट इज एड्रेस ऑफ ए। भाई एक्स का इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है जी। और y इज इक्वल टू 200 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जी एड्रेस ऑफ बी, क्या हुआ, एड्रेस ऑफ बी। दोनों के एड्रेस पास कर दिए। इसका मतलब ये जो भी चेंज कर रहे हैं, और अगर मैं पॉइंटर x लिखता हूं, इसका मतलब पॉइंटर x का मतलब हुआ वैल्यू एट एड्रेस ऑफ x। और अगर मैं पॉइंटर y की बात कर रहा हूं, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ y, क्या हो गया, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ y, ये इसका मतलब हुआ। अब इन दोनों वैल्यूज को ये स्वैप करा रहा है, लेकिन उसी लोकेशन पे करा रहा है जहां आपने इनपुट कराई है, जहां पे आपने इनपुट कराई है। तो जो ये टी टेम्परेरी वेरिएबल है, देखिए जो टी टेम्परेरी वेरिएबल मैंने लिया है वो यहां पे हेल्प कर रहा है। यहां पे पॉइंटर एक्स का मतलब क्या हुआ 10, पॉइंटर वाई का मतलब क्या हुआ 20, और एक्स का मतलब क्या हुआ 100, वाई का मतलब क्या हुआ 200, मतलब एड्रेसेस। और पॉइंटर अगर मैं इनके आगे लगा देता हूं तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाता है, एट वैल्यूज। तो मैं टी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टी। तो टी इज इक्वल टू पॉइंटर एक्स, तो पॉइंटर एक्स का मतलब क्या हो गया ए, ए की वैल्यू कितनी है जी 10, तो यहां पे कितना आ जाएगा, टी में चला जाएगा जी 10, चला गया जी 10। फिर पॉइंटर वाई की वैल्यू पॉइंटर वाई में आ जाएगी, एक्स में आ जाएगी, तो पॉइंटर वाई की वैल्यू का मतलब हुआ 20, तो 20 किस में चला गया, पॉइंटर एक्स में। तो ये जो वैल्यू थी यहाँ पे 10, ये कितनी हो गई जी 20। फिर जो टी की वैल्यू थी 10, वो टी की वैल्यू 10 किसको ओवरराइट कर देगी, 20 को ओवरराइट करके कितना कर देगी 10, तो ये हो गया जी 10। तो यहां पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू हो चुकी है, x की वैल्यू हो चुकी है 20 और y की वैल्यू कितनी होगी 10। इसका मतलब ओरिजिनल लोकेशन में a की वैल्यू 20 हो गई है और b की वैल्यू कितनी हो गई है 10। तो यहां पे आपने देखा कि जो अब कंपाइलर इस स्वैप के बाद इस प्रिंटफ को रीड करेगा, न्यू लाइन में मैसेज आएगा आफ्टर स्वैप a इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, तो a की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ a इज 20, कॉमा b की वैल्यू कितनी होगी 10, a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू कितनी होगी 10। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आपने यहां पे देखा कि यहां पे दोनों वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। सो दिस इज द वे हाउ कॉल बाय रेफरेंस वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर नाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन वैल्यू रिटेन करता है, कौन कॉपी पे काम करता है, कौन उसके एक्चुअल वैल्यू पे काम करता है। So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to differentiate between both of them.